लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे वाली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। इसके अलावा कोर्ट ने एसबीआई को 3 हफ्ते के अंदर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा है, जिसे चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डालेगा। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं असीम बनचंदा। बताएं असीम, कोर्ट के फैसले में क्या क्या बातें हैं और एसबीआई के लिए क्या डायरेक्शन है? साल 2018 में सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर के आई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के साथ अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चुनावी बॉन्ड है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो चुनावी बॉन्ड है ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। किसी भी मतदाता को वोट देने से पहले अधिकार होना चाहिए कि वो राजनीतिक पार्टी को कहां से पैसा आता है, कहां जाता है, ये जानने का अधिकार उसको होना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियों को अज्ञात तरीके से पैसा दिया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं क्विड प्रो को हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को निर्देश दिए कि आप अभी भी जो अनकैश बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर उनको वापस कर दीजिए। इतना ही नहीं, जो भी अब तक 2019 से जितने भी बॉन्ड्स लिए गए हैं इसकी जानकारी एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देनी होगी और इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च तक ये जानकारी अपनी वेबसाइट के ऊपर डालनी होगी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के ऊपर रोक लगा दी है और साथ ही इसे असंवैधानिक भी करार दिया है। शुक्रिया असीम। इधर वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि एसबीआई को सारी जानकारी अब चुनाव आयोग को देनी होगी। उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को मोदी सरकार का स्कैम बताया है। इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को किस तरीके से बीजेपी ने, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ, तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया है। आज इस बात पर मुहर लग गई। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनावी बॉन्ड को लेकर सरकार पर हमले किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है। देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। अगर ये स्कीम को खारिज कर दिया गया है तो जो पैसा जिस राजनीतिक पार्टी को स्कीम द्वारा मिला था, क्या वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा? क्योंकि अगर स्कीम ही गलत थी और स्कीम के तहत जितना पैसा आया है उसको संविधान की वायलेशन बताया गया है, तो वो जो पैसा है उसका क्या होगा? ये जो फैसला है वो पढ़ के उसको संज्ञान में लिया जाएगा। हम समझते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार को
कानूनी दर्जा दिया गया, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बहुत से लोगों को पता नहीं हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी, कब आई और इसमें क्या क्या हुआ। ये समझने के लिए चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। बताइए लक्ष्मण जी, पूरा किस्सा क्या है? देखिए, दरअसल ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये लाया गया था इस पर्पज से कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को कोई चंदा देना चाहता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है आपको बताता हूं। वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास ये बॉन्ड होगा, एक कागज की तरह होता है, समझिए चेक की तरह, जिसके पास ये बॉन्ड होगा वो उसी का माना जाएगा। मिसाल के तौर पर ये रुपया देखिए आप, ये रुपया आपके हमारे पास है तो ये मेरा माना जाएगा, आपके पास है तो आपका माना जाएगा। तो फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया ही क्यों था? रुपया ही कहता जैसे पहले लेन देन था वैसे होता, लेकिन अंतर इस रुपया और इलेक्टोरल बॉन्ड में। वो अंतर क्या आपको बताता हूं। ये रुपया तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से लेना होगा। ये रुपया 10 रुपए, 20 रुपए, 2000, 500 रुपए तक के होते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इस अलग अलग डिनोमिनेशन में होता है, जिसमें आपको 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशन में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता है। एसबीआई के चुनिंदा ब्रांच से आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा है कि आपको इसी बैंक के खाते से जारी किया जाएगा। आप मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेने जाते हैं तो एसबीआई के जो चुनिंदा ब्रांच है वहां जाइएगा, कहिए कि मुझे 10 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप कैश दिए आपको बॉन्ड दे देगा। आपके खाते में 10 लाख रुपए होने चाहिए, तब आपको बॉन्ड दिया जाएगा। वो खाता केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की शर्तों को पूरा होना चाहिए, यानी खाते में पैन, आधार सब जुड़ा होना चाहिए। उसी खाते से वो जारी किया जाना था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो बैंक खाते से पैसा डेबिट होगा, सीधा कैश देकर के बॉन्ड नहीं खरीदा जा सकता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ये जो बॉन्ड खरीदा जाना था, इस बॉन्ड की कुछ शर्तें थी कि राजनीतिक दल ही बॉन्ड ले सकते थे। जो राजनीतिक दल खासतौर से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वही बॉन्ड ले सकते थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है बॉन्ड की, वो आप देखिए कि वो साल में 4 बार विंडो खुलता था 10-10 दिन के लिए। वो 4 अलग अलग महीने के लिए, उस 4 अलग अलग महीने में आप 10-10 दिन के लिए बॉन्ड खरीद सकते थे। और आम चुनाव के दौरान, चूंकि उस समय चुनावी चंदे ज्यादा आते हैं, तो आम चुनाव के दौरान ये बॉन्ड खरीदने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता था। तो ये पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का था। अब बॉन्ड जारी जिस दिन हो गया उसके 15 दिन के भीतर भीतर बॉन्ड को एनकैश करना पड़ता था। यानी हमने बॉन्ड खरीद लिया, पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, पॉलिटिकल पार्टी उसको बैंक में जमा कराएगी और 15 दिन के भीतर पैसा उसका आ जाना चाहिए, उसकी शर्तें थी। लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था, यह भी ध्यान देने वाली बात है। अब ये खास बात ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको बताना जरूरी नहीं कि कहां कहां से किसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। ये पॉलिटिकल पार्टियों को एक बड़ी छूट दी गई थी। नियम ये था कि 20,000 रुपए से ज्यादा अगर कैश आपको मिलता है तो आपको बताना होगा कि कैश किसने दिया। लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड चाहे कितने का भी आपके पास क्यों ना आए, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको किसने दिया। यह सबसे बड़ी खासियत थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। लेकिन यहीं पे पेच आता था, चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जारी होता था, तो यह था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सरकार की कंपनी है, बैंक है, तो वहां से आसानी से पता चल जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने लिया था। तो यहीं से सारा मामला उठा था। खैर, ये 2018 में सरकार ने ये बॉन्ड लॉन्च किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड। और 2018 में लॉन्च करने के बाद जो है अलग अलग समय पे पॉलिटिकल पार्टियों को बॉन्ड के जरिए डोनेशन मिला। मकसद ये था कि काले धन को रोका जाए, कैश में लेन देन ना हो, अकाउंट से पैसा जाएगा, बॉन्ड के जरिए जाएगा, तो एक तरह से गोपनीयता भी रहेगी और एक तरह से काले धन पर भी रोक लगेगी। अब तक एक आंकड़े के मुताबिक 16,000 करोड़ रुपए का डोनेशन जो है वो बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जा चुका था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सारी चीजें, व्यवस्थाएं जो अब रद्द हो गई हैं। उनकी शर्तें क्या, हमारे सहयोगी असीम ने आपको बताया। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा, आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होने वाली है शाम 7:57 पर।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को लेकर शरद पवार और अजित पवार आमने सामने हैं। इस बीच चुनाव आयोग के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला भी आ गया। उन्होंने अजित पवार गुट को असली एनसीपी करार दिया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है अजित गुट को 41 विधायकों का समर्थन है। अजित पवार के पास शरद पवार से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। आपको बता दें कि शरद पवार गुट ने पिछले साल जुलाई में एनसीपी में बगावत करने वाले अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। वहीं अजित पवार गुट ने भी शरद पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग स्पीकर से की थी। और अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में खरीदारी का माहौल रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 228 पॉइंट चढ़कर 72,050 पर और निफ्टी 71 पॉइंट चढ़कर 21,911 पर बंद हुआ। मार्केट की डिटेल्स अब समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताइए सेक्टर्स और शेयर्स का क्या हाल रहा, कहां सबसे ज्यादा एक्शन रहा? देखिए, आज वैसे तो रेंज बाउंड ट्रेड था, लास्ट आवर में बढ़िया अप मूव आया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी थी। तो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आज आपको M&M दिखाई पड़ेगा, 6.5% की शानदार तेजी। BPCL लगातार दूसरा दिन चपकी तेजी में 4.5% का उछाल। पावर ग्रिड 3% ऊपर और ONGC करीब 3% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में अपोलो हॉस्पिटल 2% नीचे, एक्सिस बैंक 2% नीचे, ITC 2% नीचे और करीब HUL भी 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। साथ साथ मिड कैप गेनर्स में ऑयल इंडिया शानदार तेजी 13% की, टोरेंट पावर 7% ऊपर, पोली कैप बढ़िया तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी और HPCL करीब 6% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में जी एंटरटेनमेंट 6% नीचे रहा। पेटीएम लोअर सर्किट पर रहा। मैक्रोटेक डेवलपर 2.25% नीचे और ग्लैंड फार्मा नंबर्स के बाद करीब 3% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। F&O में भी आज टॉप गेनर रहा M&M, साथ ही साथ पॉली कैब एक बढ़िया क्लोजिंग इसने दिखाई। HPCL और एम्फेसिस दोनों में 6% के आसपास का उछाल देखने को मिला। F&O के टॉप लूजर्स में जी एंटरटेनमेंट, वेदांता 4% के आसपास बिकवाली यहां रही। मुथूट फाइनेंस और AB फैशन करीब 2 से 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। और व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के CEO आशीष सोमैया ने CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने व्हाइट ओक फंड में FMCG और केमिकल शेयरों में एक्सपोजर को लेकर राय रखी। हमारे पोर्टफोलियोज में भी अगर आप देखें तो रिकमेंडेशन नहीं, बट केवल अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को देख करके मैं बोल रहा हूँ, तो नेस्ले के सिवाय कोई ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों के पोर्टफोलियोज में अगर आप कंज्यूमर की बात करें तो ज़्यादा वेटेज कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में है, वो चाहे फिर अपैरल्स हो, चाहे फिर वो कोई भी डिस्क्रेशनरी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी आप उसको बोले, उस तरफ ज़्यादा है। स्टेपल्स में आप कह सकते हैं अंडरवेट बोल सकते हैं, या जो मैंने एक एग्जांपल दिया उसके अलावा कोई दूसरा एक्सपोजर नहीं है। व्हाइट ओक के पोर्टफोलियोज़ में केमिकल एक्सपोजर रहा है पहले के मुकाबले। अगर आप देखें, जैसे आपको मैं एग्जांपल्स दूँ तो पोर्टफोलियोज़ में फाइन ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, एथर इंडस्ट्रीज़, इस तरह के जो एक्सपोजर हैं वो बने रहे हैं अभी तक। इन द रिसेंट टाइम्स मेरे ख्याल में एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सपोजर है वो बरकरार है। आज बाजार 22,000 के करीब ठहरा नजर आया और रिकॉर्ड तेजी के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन भी महंगा रहा है। ऐसे में म्यूचुअल फंड कहां खरीदारी कर रहे हैं, कहां से एग्जिट ले रहे हैं, किन सेक्टर्स और शेयर्स पर MS बुलिश हैं, ये बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड की तरफ से कई सारे स्टॉक्स के अंदर खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। कहीं पर वो एग्जिट कर गए हैं, कहीं पे थोड़ी बहुत बिकवाली हुई है और कहीं पे फ्रेश एंट्री होते हुए दिखाई पड़ी है। एक सूची निकाली गई है, इसमें अलग अलग फंड्स की तरफ से कहां पर खरीदारी है, कहां पर बिकवाली है। तो तमाम शेयरों में शुरुआत करता हूं मैं SBI म्यूचुअल फंड के साथ, जहां पर SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से शुरुआती खरीदारी के तौर पर जुबिलेंट फूड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ को उन्होंने खरीदारी की है, लेकिन बिकवाली की है HDFC बैंक में, SJVN में, ICICI लोम्बार्ड में। SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से नई एंट्री हुई है टिप्स इंडस्ट्रीज में, आवास फाइनेंशियल में, अशोका बिल्डकॉन में। इसके अलावा एमी ऑर्गेनिक्स में बिकवाली है, स्ट्राइड्स फार्मा में बिकवाली है और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी है। इसके बाद बारी आती है ICICI म्यूचुअल फंड की, जहां पर HDFC बैंक में उनकी एंट्री हुई है, उन्होंने खरीदारी की है। यहाँ पे मारुति पावर ग्रिड में खरीदारी है, बिकवाली की है। कुछ PSUs में NHPC, ONGC ऐसे शेयरों में थोड़ी बहुत बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी है। नई एंट्री के तौर पर अगर ICICI प्रूडेंशियल ने बजाज फिनसर्व को चुना, वेदांता को चुना, प्रिकॉल को चुना, लेकिन
लेकिन हालिया लिस्टेड कंपनी सैन डीएलएम में बिकवाली, सन टीवी में बिकवाली, केईआ इंडस्ट्रीज यहाँ पे बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा कुछ और फंड्स की तरफ से जहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने मारुति, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पे खरीदारी की है। बिकवाली स्लाइटली पीएसयूज में एनटीपीसी और ओएनजीसी ऐसे नाम शामिल हैं। लुपिन थोड़ी बहुत बिकवाली हुई है। नई एंट्री के तौर पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने चुना है एबी कैपिटल को, डीवी स्लैब को, पेज इंडस्ट्रीज को और जायडस लाइफ और वेदांत फैशन जैसे स्टॉक्स में से वो एग्जिट करते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा जो कोटक म्यूचुअल फंड ने संवर्धना मदरसन में खरीदारी की है, पीएफसी में खरीदारी की है, हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की है, बिकवाली की है एम&एम में, एसबीआई में, आईसीआईसीआई बैंक में। लेकिन नई एंट्री के तौर पर उन्होंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को चुना, ओरेकल एक बढ़िया नंबर्स के बाद इसको चुना, जीएसके फार्मा को चुना, जैगल में बिकवाली की, एसबीआई कार्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कुछ और ऐसे नाम है जहां पर उनकी तरफ से बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी। अगर तमाम म्यूचुअल फंड के डेटा को देखा जाए तो ज्यादातर सारे फंड हाउसेज ने लार्ज कैप में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में मेजरली खरीदारी की है और बिकवाली हालिया लिस्टेड कंपनियों में जिसमें साइन डीएलएम, वेदांत फैशन जैसे कुछ नाम शुमार रहे और साथ साथ सिलेक्टिव पीएसयू जहां पर अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा राइट साइज करते हुए दिखाई पड़े। इसलिए आशा इन सभी कंपनियों पर नजर रखेंगे। शुक्रिया सुमित। और इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा सेक्टर के लिए एक कॉमन मार्केट प्लेस बीमा सुगम बनाने की दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ा दिया है। रेगुलेटर ने इसके ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किए हैं और स्टेक होल्डर से 4 मार्च तक इस पर सुझाव देने को कहा है। डिटेल समझा रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। देखिए, बीमा सुगम इसका नाम है और ये बीमा को सुगम यानी कि आसान बनाने के लिए ही है, इंक्लूसिव बनाने के लिए ही। अब आपको बताते हैं कि क्या IRDAI का कहना है इसके अंदर, बीमा सुगम से वो चाहते क्या है। तो देखिए, ये एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होगी, यानी सब कुछ ऑनलाइन होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। इसमें जो भागीदारी होगी, कौन कौन लोग होंगे, इसमें बीमा कंपनियां शामिल होंगी, इसमें ग्राहक होंगे और इसमें जो इंटरमीडियरी होती हैं वो होंगे। यानी ये 3 लोग मिला के इस मार्केट प्लेस को बनाएंगे। अब क्या क्या प्रोडक्ट होंगे इसके अंदर? लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, यहां हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और जनरल इंश्योरेंस, मतलब और जितने तरह की बीमा पॉलिसीज होती हैं, हर तरह का बीमा यहां पर उपलब्ध होगा। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट। एक्टिविटी क्या होगी? खरीदी बिक्री होगी, आप बीमा खरीद सकेंगे, पॉलिसी सर्विसिंग होगी, रिन्यूअल वगैरह ये तमाम चीजें, क्लेम सेटलमेंट्स होंगे और ग्रीवांस मैनेजमेंट की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्लेम को लेकर किसी भी तरह की, तो उसका भी समाधान यहीं पर होगा, इसी मार्केट प्लेस पर होगा। मकसद है, जी हां ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव बनाना बीमा को। 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, सब तक बीमा की सुविधा को पहुंचाना। अब ये बनेगा कैसे, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, वो देख लेते हैं। तो जो IRDAI का ड्राफ्ट रेगुलेशन है उसके मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर, जो हमारे देश में अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां, उन कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई जाएगी। किसी एक को कोई कंट्रोलिंग शेयर नहीं होगा कि एक कंपनी उसको कंट्रोल कर रही है। शेयर होल्डर्स कंपनी को पूंजी देंगे, मतलब अलग अलग कंपनियां जो इस कंपनी की शेयर होल्डर भी होंगी उसको पूंजी देंगी। बोर्ड में IRDAI के 2 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट होंगे, ठीक है। यहां पर बोर्ड चेयरमैन और CEO का चुनाव करेगा। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बनेगा और एक रिस्क मैनेजमेंट कंपनी भी फॉर्म की जाएगी इसके अंदर, जो इसको रेगुलेट करेगी, देखेगी, चलाएगी। 4 मार्च 2024 तक सुझाव आमंत्रित है इसके ऊपर। IRDAI की रखरखाव में, देखरेख में ये काम होगा, लेकिन इसका बड़ा मकसद ये है कि ग्राहकों को सुविधा मिले और उससे भी बड़ा मकसद ये है कि सब किसी को बीमा की सुविधा पहुंचे और बस एक ही प्लेटफॉर्म हो जहां पर जाकर बीमा से संबंधित हर काम पूरा हो जाए। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो गया, जो 20 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी पहली बार बजट पेश करेंगी, लेकिन इस बार बजट आने में देरी होगी। इसकी वजह मंत्री आतिशी ने खुद सदन में बताई। उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से बजट फाइनल नहीं हो सका। कल ही उपराज्यपाल ने बजट को अप्रूव किया। अब बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाएगा, वहां से लगभग 10-15 दिन में बजट को अप्रूवल मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली सरकार का बजट पेश हो पाएगा। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, साफ सफाई सहित आम आदमी से जुड़ी सभी परेशानियों को ध्यान में रखकर आप सरकार अपना बजट पेश करेगी, जो दिल्ली का विकास करने वाला होगा। इस बजट में 2047 की योजना की झलक भी देखने को मिलेगी। जैसा मैंने कहा, किन्हीं कारणोंवश बजट की प्रिपरेशन में डिले हुआ, लेकिन इस बजट सत्र में कई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बजट सत्र की शुरुआत सीधा बजट से नहीं होती है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है, आउटकम बजट रखा जाता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी रखे जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कतर दौरे पर हैं। आज उन्होंने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। इस दौरान भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के बाद पहली बार पीएम मोदी कतर पहुंचे हैं। इससे पहले वो 2016 में कतर गए थे। एयरपोर्ट पर कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात से अपना पर्चा भरा। जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा से और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अशोक चौहान ने महाराष्ट्र से अपना नामांकन किया। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जसवंत सिंह, सलाम सिंह परमार, मयंक भाई ढोलकिया, नारायण शाह बंडांगे ने भी पर्चा भर दिया। बीजेपी के उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस से शिंदे की शिवसेना में गए मिलिंद देवड़ा ने भी नामांकन किया है। अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल और पटना में आरजेडी से मनोज झा ने अपना नामांकन पत्र भरा है। राजकोट टेस्ट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेला गया। इस मैच में पहले दिन टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 326 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की शतकीय पारियां खेली गई। रोहित ने 196 गेंद में 132 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 110 रन बनाकर वो नाबाद रहे। इन दोनों के अलावा सरफराज खान ने अर्धशतक लगाया। फिलहाल जडेजा 110 और कुलदीप यादव 1 रन बनाकर पिच पर डटे हुए हैं। आने वाले समय में मारुति की कार आपको जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी उड़ने का मौका देगी। जी हां, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर बनाने की तैयारी में है। एक ऐसी कार जिसे लेकर आप अपने छत से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मारुति ऐसी ही कार लेकर आने वाली है। मारुति सुजुकी ने इसके लिए सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ एक साझेदारी की है। शुरुआत में कंपनी इसे जापान और अमेरिका में उतारेगी, बाद में इसे इंडियन मार्केट में भी पेश किया जा सकता है। ये एयरकॉप्टर्स ड्रोन से बड़े होंगे, लेकिन सामान्य हेलीकॉप्टर के मुकाबले छोटे होंगे। इसमें पायलट को मिलाकर कम से कम 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट तो रेडी है, टेस्ट फ्लाइट्स भी हो चुकी है, लेकिन इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल में लाना इतना भी आसान नहीं होगा। कारण ये कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी फ्लाइंग कार यानी कि ईवीटोल जिसे कहते हैं, उसके इस्तेमाल को लेकर रेगुलेशंस नहीं बनी है। हालांकि भारत का डीजीसी और यूरोपियन सिविल एविएशन रेगुलेटर आईसा इसे लेकर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। सुजुकी इस प्रोजेक्ट पर स्काई ड्राइव नाम के जापानी स्टार्टअप के साथ काम कर रही है। इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर को जापान में 2025 ओसाका एक्सपो में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। बाद में मारुति इस तकनीक को भारत में लेकर आएगी। कंपनी इसके लिए भारत में पार्टनर्स की तलाश भी कर रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की परिभाषा बदल रही है। अब स्किल डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसी नई स्ट्रीम्स में ट्रेनिंग अनिवार्य है। इस नए कोर्सेज में युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए आज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट और रिलायंस फाउंडेशन जैसे 15 संस्थानों के साथ करार किया है। नई पीढ़ी की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए तथा जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसकी भी एम्प्लॉयबिलिटी की ऑफ स्किलिंग और रिस्किलिंग के लिए आज NSDC ने भारत की 15 प्रमुख कॉरपोरेट के साथ MOU किया। रिलायंस फाउंडेशन से MOU किया है 500,000 यूथ को फ्यूचर स्किलिंग के लिए। सो हम उनके साथ इस पार्टनरशिप में कोर्सेस डेवलप करेंगे और उनके साथ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करेंगे। एंड वंस द स्टूडेंट्स आर enabled with these additional skills in addition to whatever they pursue in the academic institutions, and they'll be ready for jobs of the future. तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम 24 घंटे मौजूद हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार।